और अब मैं थोड़ी सी तब्दीली वाले नतीजों पर एक बार समीक्षा चाहता हूं, क्योंकि अब से 15 मिनट पहले आप जुड़ते तो मैं कहता कांग्रेस आगे चल रही है, हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी हावी हो गई, लेकिन अचानक अभी जो नतीजे हैं एक बार वो बताऊं। रुझान जो भी तक है, बीजेपी 48 पर और कांग्रेस 37 पर है। तो ये क्या दिखा रहा है योगेंद्र जी? मैं सचमुच हैरान हूँ। ये तो सही नहीं होगा कि 15 मिनट पहले आप मुझे बताते, मैं उसकी समीक्षा कर देता, और आज आपने अब 15 मिनट बाद का रुझान बताया, उसकी मैं एकदम समीक्षा कर दूँ। मेरी अपनी समझ से ये बहुत अलग है। ये वो रुझान नहीं है जो मैंने ज़मीन पर देखा था। मैं कोई महीने भर से बात ये कह रहा हूँ कि हरियाणा में इसका कोई संदेह नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, कांग्रेस आगे है। और सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या कांग्रेस की हवा है, आंधी है या सुनामी है। लेकिन बीजेपी आगे रहेगी, ये कम से कम मेरे विश्लेषण में मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। तो सच बात यह है कि मैं बिल्कुल हैरान हूँ। पिछले 5-7 दिन से बीजेपी की तरफ से दावा जरूर हो रहा था कि एक बार फिर ध्रुवीकरण हुआ है, जाटों के विरुद्ध ध्रुवीकरण हुआ है, लेकिन ऐसा मुझे दक्षिण हरियाणा में दिखाई नहीं दे रहा था। जिन इलाकों में घूम रहा था वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। तो अभी तो मैं यही कहूँगा कि मैं हैरान हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ पूरे नतीजे और रुझान आने का। योगेंद्र सर, अगर ये जो टैली इस वक्त दिख रही है, इसी को आगे बढ़ता हुआ मानकर चलें, तो क्या बड़ी वजह इस टैली की आपको नज़र आती है? क्या वो जाट वर्सेस नॉन जाट का जो नैरेटिव का आरोप लगता है बीजेपी पर, वो सही साबित हो रहा है, या जो लूट फूट और टूट की बात आप कर रहे थे रैलियों में, वो बहुत ज़्यादा असर नहीं छोड़ पाई मतदाताओं के जहन में? अगर ये परिणाम है तो जाहिर है वो मतदाताओं के मन में नहीं आई होगी, है ना। ये तो स्वाभाविक है, मतदाताओं ने कुछ तो सोच के वोट दिया ही होगा। पर अभी से ये पूरा रुझान है और ऐसा होगा, ऐसा अभी भी मैं नहीं मान रहा, क्योंकि पिछले 1.5-2 घंटे में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। एक स्टेज पे तो एक चैनल में कांग्रेस 70 सीट पे आगे दिखाई दे रही थी, अब बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। तो मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ा हम इंतज़ार करें, क्योंकि मुझे ये अभी क्लियर नहीं है कि इसमें पोस्टल बैलेट कितने हैं। पोस्टल बैलेट और दूसरे बैलेट का अंतर जब स्पष्ट लग जाएगा तो हम ज़्यादा विश्वास से कह सकते हैं कि रुझान क्या है। फ़िलहाल यहाँ बैठे हुए मुझे ये भी स्पष्ट नहीं है कि किन इलाकों में ज़्यादा हो रहा है, किन इलाकों में बीजेपी ये गेन कर रही है, क्योंकि 47 का मतलब तो बीजेपी पिछले चुनाव की तुलना में आगे बढ़ी है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बड़ी बात है। किस इलाकों में हो रहा है अभी मुझे पता नहीं, अगर आप इस पर प्रकाश डाल सकें तो मैं थोड़ा और बता पाऊँ। सर, हम जानकारी जुटाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। एनके सर। नहीं योगेंद्र जी, हम दोनों लगभग इसी राय से वो थे कि लगभग 2/3 बहुमत से कांग्रेस बनाएगी। और पहले भी आपके जो स्टेटमेंट्स हमने देखे, समझे, आपके आर्टिकल्स देखे, ये अचानक जो हो रहा है 15 मिनट में, और जो ट्रेंड एनालिसिस होती है, अगर आप देखें तो 1.5 घंटे अगर मेंटेन हो रहा है, बल्कि वो ऑन द इंक्रीज है। 62-65 सीटों पे कांग्रेस करीब 1-1.25 घंटे लगातार आगे रही। अचानक 15 मिनट में चीज़ें बदलती और एकदम रिवर्स हो जाती हैं। आपको अपने 40-50 साल के करियर में, जिसमें आपने इलेक्शन एनालिसिस सेफोलॉजिस्ट के रूप में भी की है और एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, आपको ये विश्वास हो रहा है, इसका कोई भी टेंजिबल कारण नजर आ रहा है कि अचानक ये रिवर्स कैसे हुआ होगा? क्योंकि मैं शॉक्ड हूँ, मैं बिल्कुल मतलब हतप्रभ हूँ कि क्या ये सब पॉसिबल हो सकता है। सच बात यही है एनके सिंह साहब, मैं भी बिल्कुल हतप्रभ हूँ। चूँकि पहले बिल्कुल सिस्टमेटिकली लग रहा था, कांग्रेस ने कोई 50 का आंकड़ा क्रॉस किया, फिर 60 का आंकड़ा क्रॉस किया, लगभग 60 पे रुक गया। उसके बाद कुछ चैनल में 70 तक भी दिखाया गया, लेकिन वो 1-2 चैनल में दिखाया गया, 60 के करीब रुक गया। तो 60 और उधर बीजेपी 25 के करीब। और मैं कह रहा था कि अगर बीजेपी 25-30 के करीब ले लेती है तो बीजेपी की अच्छी उपलब्धि है ये। इसका मतलब है कि बीजेपी ने चुनावी प्रचार में मेहनत की है और अपनी बिल्कुल नैया एकदम डूबने से बचा ली है। वहाँ तक तो बात समझ आती थी। लेकिन बीजेपी 45 से आगे निकल जाए,
ऐसा इतना बड़ा बदलाव मैंने केवल एक बार देखा था बिहार के चुनाव में, आज से कोई 5-6 साल पहले की बात रही होगी, बिहार का जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें। लेकिन वो पता लगा था कि वो एक तकनीकी भूल थी, टेक्निकल मिस्टेक हुआ था डेटा ट्रांसमिशन में, जिसकी वजह से कई चैनलों के अंदर ऐसा हुआ था। तो इसीलिए हम अभी चेक कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चेक कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी ट्रेंड यही है, लेकिन वहाँ अधिकांश सीटों पे अभी भी पोस्टल बैलेट ज़्यादा क्रॉस नहीं हुए हैं। तो क्या हम पोस्टल बैलेट देख रहे हैं, क्या हम वास्तविक परिणाम देख रहे हैं? तो मैं समझता हूँ एक्सप्लेनेशन देने से पहले हम ये तय तो कर लें कि तथ्य क्या है। सर, लेकिन क्या जमीन पर योगेंद्र सर इस बार की लड़ाई हरियाणा की आपको जाट वर्सेस नॉन जाट नजर आई थी या ऐसा बिल्कुल नहीं था? जी देखिए, हरियाणा के अलग अलग इलाके हैं। पूरा हरियाणा केवल कोई जाट है नहीं, जाट हरियाणा के अंदर कोई 24-25% के करीब हैं। एक इलाका है हरियाणा का जिसे सेंट्रल हरियाणा आप कह सकते हैं, जहां जाटों की संख्या ज़्यादा है। वहां जाट बनाम गैट जाट ध्रुवीकरण थोड़ा सा दिखाई दिया था, खासतौर पे चुनाव के अंतिम दिनों में। लेकिन दक्षिण हरियाणा में गैट बनाम गैर जाट का ध्रुवीकरण क्या होगा? वहाँ जाटों की संख्या बहुत कम है। जो जीटी रोड है वहाँ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसलिए मैं अभी यही कहूँगा कि थोड़ा धीरज रखें, अभी हम थोड़ा सा और ट्रेंड्स को स्टेबलाइज होने का इंतज़ार करें। पिछली बार बिहार में जो हुआ था कि अचानक कंप्यूटर की गलती से, डेटा ट्रांसमिशन की गलती से ट्रेंड बदल गए और पत्रकारों ने उसके बहुत गहरे एक्सप्लेनेशन भी दे डाले और बाद में पता लगा उस खाली कंप्यूटर की गलती। तो मैं यहाँ पे योगेंद्र जी एक चीज़ और, अभी जो इनिशियल अब रुझान आ गया वो 44-43 हो गया, ये फासला बहुत कम हो गया। बीजेपी 44 पे, कांग्रेस 43 पर अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। और आप जब तक ये कमेंट रख रहे थे तब तक ये फासला और छोटा हो गया। एक पॉइंट में और ऐड कर दूं सर, चूंकि आपने अगर उस पूरे क्षेत्र पे घूमा, अग्निवीर योजना की बहुत चर्चा थी, तो क्या इन नतीजों पे उसका प्रभाव दिखेगा? हरियाणा में 10% जो सेना की काउंटिंग है उसमें 10% योगदान हरियाणा से, इसलिए मैं इसको समझना चाह रहा था। बिल्कुल मेरी मान्यता है दिखेगा, खास तौर पे दक्षिण हरियाणा के इलाके में। देखिए, हरियाणा का कुल आबादी है सिर्फ 2% देश में, लेकिन फौज में हरियाणा से 10% रिक्रूटमेंट होता था, यानी कि आबादी के अनुपात के 5 गुना ज़्यादा। और अग्निवीर योजना के 2 असर हुए। एक तो ये कि ये जो पक्की योजना थी, पक्की नौकरी थी कोई 20 साल के करीब की, वो घट के 4 साल की ठेके की नौकरी बन गई। और दूसरा, हरियाणा जैसे इलाकों में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जितनी संख्या में रिक्रूटमेंट होती थी वो भी कम हो गई है। इसकी दोहरी मार खासतौर पे दक्षिण हरियाणा के इलाके में, जहाँ से बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट होता था, वहाँ पे दिखाई देती है। जिन इलाकों में घूमा वहाँ दिखाई देती है। और मेरी अभी भी अपेक्षा यही है कि इस सब का असर बीजेपी पे पड़ा है। हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर हो गए थे, वोट में भी, सीट में भी। मेरी अपेक्षा ये थी कि लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी उतरी है, बीजेपी के वोट और घटे हैं और कांग्रेस के वोट बढ़े हैं। तो मैं तो सोच रहा था कि 5 से 10% का एडवांटेज होगा कांग्रेस को वोट शेयर में। अभी चुनाव आयोग क्या दिखा रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कांग्रेस 5 से 10% वोट शेयर में आगे रहती है, कम से कम समझिए 5% आगे रहती है, तो कोई कारण नहीं कि कांग्रेस सीटों के अंदर पीछे रहे। सर, लगभग 3-3.5% का अंतर था। जी, मनोज सर बता रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी समझिए, योगेंद्र जी, मनोज गेरोला सर आंकड़ा बता रहे हैं इस वक्त चुनाव आयोग की वेबसाइट पर क्या है वोट प्रतिशत? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार कांग्रेस के जो वोट परसेंटेज है बीजेपी से 4% ज्यादा है। अभी भी कांग्रेस 4% ज्यादा वोट के साथ आगे चल रही है। योगेंद्र सर, क्या ये सीटों में तब्दील हो पाएगा सर, 4% ज्यादा वोट? तो फिर मैं हैरान हूँ। आमतौर पे जो 4% आगे होती है पार्टी, जी, जो पार्टी अमूमन 4% आगे होती है उसे स्पष्ट मेजॉरिटी तो मिलनी ही चाहिए। 4% के आधार पे तो आप कांग्रेस को 55 सीट तक भी पहुंच सकती है। तो इसलिए अभी कुछ मिसमैच है वोट के आंकड़े में, सीट के आंकड़े में। जो हमने आँख से देखा था, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो 1.5 घंटे पहले था, जो अब दिख रहा है,
इसलिए बहुत बड़े निष्कर्ष निकालने लेकिन की योगेंद्र सर, बजाय इस थोड़ा वक्त सा की जो और टैली इंतजार है करें। चुनाव आयोग के वो मेरे विचार से मुताबिक, बेहतर उसको मैं आपसे अगर समझूं तो क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी ने आरोप लगाए दलाल दामाद, पर्ची खर्ची, उनका कुछ असर दिखा है मतदाताओं के ज़हन में? अगर ऐसा ना होता तो शायद ये टैली बीजेपी की यहां तक ना पहुंच पाती। देखिए, अगर बीजेपी को 30 से ज़्यादा सीट आते हैं तो मैं तो उसको भी बीजेपी की उपलब्धि मानूंगा। मेरा अपना सेंस था कि उसको 30 सीट भी शायद नहीं आएगा। अचानक आंकड़े देख के मैं बदल जाऊं और कहूं नहीं नहीं मेरे को तो हमेशा ये पता था, ये बातें तो ठीक नहीं होंगी। अगर बीजेपी 30-35 सीट भी लाती है तब भी ये बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि होगी। और इसका मतलब है कि वो देखिए, जो पर्ची खर्ची वाली बात बीजेपी कहते हैं वो मनोहर लाल खट्टर के पहले रिजीम के बारे में सच थी, वो बात दूसरे रिजीम के बारे में सच नहीं थी। उन्होंने एक छवि बनाई थी कि इस सरकार में हम नौकरी बिना भेदभाव के देते हैं, और उसे उन्होंने कांग्रेस के ऊपर अपने एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट के रूप में दिखाया था। भ्रष्टाचार के बारे में भी उनकी बेहतर छवि बनी थी। लेकिन जो दूसरी रिजीम आई खट्टर जी की, उसमें ये सब खत्म हो गया। सरकार के बारे में छवि थी कि काफ़ी भ्रष्ट सरकार है, सरकार के बारे में छवि थी कि बहुत असंवेदनशील सरकार है, इसीलिए उसे बदलना पड़ा। पिछले 6 महीने में बीजेपी ने कोई बहुत गलत काम किया हो ऐसा नहीं है, मगर मेरा ऐसा समझ था कि इट्स टू लेट। मार्च के महीने में हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदला गया लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले, और मेरी ऐसी मान्य, हालांकि जिन भी लोगों से हमने बात की उन्होंने ज़्यादातर ने कहा कि हाँ, नायब सिंह सैनी बेहतर हैं खट्टर जी से। अच्छा, एक अपडेट और मैं देता चलूं, दिनेश फोगाट के बारे में जानकारी मिल रही है, जुलाना सीट से वो पीछे चल रही हैं, और चुनाव आयोग के जो नतीजे अभी तक दिखा रहे हैं उनकी वेबसाइट पर, उनमें बीजेपी 43 सीटों पर आगे और कांग्रेस 34 सीट पर आगे है। 9 सीटों का फासला, 9 सीटों का ये फासला यहाँ पर अब हो चुका है। विनेश फोगाट सबसे जो अभी चर्चा का विषय रहा, सबकी नजरें उस पर थी। योगेंद्र जी, विनेश फोगाट का अभी फिलहाल जुलाना से पीछे जाना और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये 9 का फासला। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को अगर हम चेक कर रहे हैं तो हम ये देख लें कि उनमें से कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं जहां 10,000 से ज़्यादा वोट रिपोर्ट हो रहे हैं। क्योंकि जब 10,000 से ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं तब आपको भरोसा हो सकता है कि खाली पोस्टल बैलेट नहीं है, उससे ज़्यादा आप कुछ देख रहे हैं। हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट हैं तो बहुत टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। जुलाना आसान नहीं था। मैं वहाँ गया था, विनेश फोगाट का चुनाव देखने गया था। जुलाना आसान नहीं था क्योंकि गांव में उनको सपोर्ट था, लेकिन वहाँ जाट बनाम गैर जाट की समीकरण बनी हुई थी और एक तनाव था। इसलिए ये समझना कि विनेश फोगाट का कोई बहुत इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत तगड़ा हो ऐसा भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो अभी भी ये चलेगा क्योंकि उधर जाट इलाके में और गांव में इन जनरल उनको सपोर्ट मिला था। मुख्यतः ग्रामीण सीट है, लेकिन ये कांटे का मुकाबला हो सकता है, इसमें मुझे हैरानी नहीं है। योगेंद्र सर, एनके सर कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। एनके सर। योगेंद्र जी, मान लीजिए एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है क्योंकि अब वो 49 और 39 हो गया है, बीजेपी 49, कांग्रेस 39। मान लीजिए, और कांग्रेस को ये दिखा रहा है कि वोट परसेंटेज बढ़ा है, मतलब पैराडॉक्सिकल है कि बाईपोलर उसमें इलेक्शन में 4% का अगर किसी एक पार्टी को मिलता है तो वो कम से कम 22-24 सीटें उसको ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन यहाँ रिवर्स हो रहा है और बीजेपी 49 पे है, कांग्रेस 39 पे। अगर हम इसको मान ले कि ये शायद मेंटेन हो क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, तो जो आपका स्टैंड है और मेरा भी स्टैंड है कि ईवीएम में कोई गलती नहीं हो सकती। ईवीएम पर आरोप लगाना वो पॉलिटिकल गिमिक्री हो सकती है, लेकिन ईवीएम पे हम आरोप ना लगाएं। तो क्या लग रहा है कि ये ईवीएम पे आरोप जो पॉलिटिकल पार्टी आने वाले समय में लगाएगी ये गलत होगा, या हम भी मानेंगे कि कहीं ईवीएम कुछ गड़बड़ कर रहा है? सिंह साहब, अभी से मैं ईवीएम या ऐसे किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहता, और जो भी अगर ईवीएम में गड़बड़ हो सकती तो मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में क्यों ना करती।
है ना, उन्हें खबर थी कि उत्तर प्रदेश में दिक्कत हो सकती है लोकसभा चुनाव में। मैं समझता हूँ लोकसभा चुनाव का परिणाम एक तरह से दिखाता है कि ईवीएम में बहुत बड़े स्तर की हेराफेरी नहीं हुई है। अब अभी से इसी स्टेज पे हम ईवीएम के बारे में निष्कर्ष, ये तो नहीं हो सकता ना कि जिस परिणाम से आप और मैं हैरान हो इसका मतलब है कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है। ऐसा तो निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। इसके बारे में कुछ और प्रमाण हो, इसके बारे में स्पष्ट छवि बने, तभी हम ऐसा कुछ कह सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मैं वाकई हैरान हूं इस परिणाम से, क्योंकि ये वो परिणाम नहीं, ये वो रुझान नहीं था जो हमने सड़क पे देखा था। ये वो रुझान नहीं है जो मैंने रैलियों में देखा था। ये वो रुझान नहीं है जो ज़्यादातर सर्वेक्षण वगैरह से भी आया था। तो कुछ इसमें हैरानी की बात जरूर है। लेकिन अगर यही अभी रुझान, हम इंतजार करें कि योगेंद्र सर, पर्याप्त संख्या में वोट की काउंटिंग हो जाए। बिल्कुल, अगर यही रुझान रहता है तो दो बातें सर, दो जिज्ञासा मेरी। पहली तो ये कि अगर यही रुझान रहता है तो क्या ये लड़ाई जाट वर्सेस नॉन जाट की आपको नजर आती है, अगर यही टैली रहती है तो? और बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के बयानों का असर क्या हरियाणा की सियासत में भी होता नजर आ रहा है आपको? हरियाणा चुनाव में मैंने हिंदू मुसलमान के सवाल को होते नहीं देखा, क्योंकि हरियाणा का मुस्लिम समुदाय बहुत एक छोटे से इलाके में रहता है और उसके नज़दीक थोड़ा सा ध्रुवीकरण हुआ हो, लेकिन पूरे हरियाणा में नहीं हुआ। हाँ, जाट और गैर जाट वाले सवाल को बीजेपी ने काफ़ी चलाया था, नीचे चलाया, बहुत क्वाइटली चलाया था, और उसका कुछ असर हुआ होगा। और अगर यही रुझान रहता है तो ज़रूर निष्कर्ष ये निकलेगा कि बीजेपी ने जो अंत में इलेक्शन मैनेजमेंट किया वो सफलता से किया, और कहीं ये जाट और गैर जाट का सवाल को चलाने में बीजेपी काफ़ी सफल हुई, ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है अगर यही रुझान रहते हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा, अभी से मैं थोड़ा और इंतज़ार करना चाहता हूँ ये रुझान कितने स्टेबल हैं, और जो पार्टी वोट शेयर में 4% आगे हो, वो सीटों में पीछे हो, ये कुछ जचता नहीं है। और इतनी पीछे 10 सीट पीछे हो, ये जचता नहीं है। थोड़ा सा और समय हम इंतज़ार करें, देखें ट्रेंड क्या आते हैं, उसके बाद हम विश्लेषण कर सकते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।